आपके हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग कुंडली कैसी होती है और क्या होती है? देखिए, स्ट्रॉन्ग कुंडली का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव प्लैनेट्स इन पॉजिटिव हाउस, ठीक है, नेगेटिव प्लैनेट्स इन नेगेटिव हाउस। सेकंड, जितने भी पॉजिटिव प्लैनेट्स हैं वो शनि और राहु की दृष्टि से बचे हुए हों, तो ये हो गया एक पॉजिटिव इंडिकेशन कि जो हॉरोस्कोप है ये पॉजिटिव की ओर जा रहा है। तो सर ऐसे कौन से ग्रह हैं जो हमें ओवर कॉन्फिडेंस दिखाते हैं? इसमें सबसे पहले तो मैं बृहस्पति को लेता हूँ। हालांकि सब शॉक्ड होंगे कि बृहस्पति क्यों। देखिए, इसमें क्या है, जब इंसान की बृहस्पति की दशा शुरू होती है तो बृहस्पति से रिलेटेड एक हमारे उसमें लाइन फेमस है कि यदि इंसान को ज्ञान होगा तो अहंकार ऑटोमेटिक आएगा। कभी ऐसा हुआ है कि आपकी स्ट्रॉन्ग कुंडली हो, पावरफुल कॉम्बिनेशन हो, स्ट्रॉन्ग ग्रह चल रहे हो, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में फेलियर्स मिल रहे हो? तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही एक अनकंफर्टेबल सच पर है कि जब आपकी लाइफ में आपकी जो कुंडली है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रही है, लेकिन फिर भी आपको बहुत ज़्यादा फेलियर क्यों मिल रहे हैं? क्या ऐसी गलतियां हैं या ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर आप गलतियां कर देते हैं जो आपकी अच्छी कुंडली, अच्छे कॉम्बिनेशन, अच्छे लाइफ के जो आगे रूटीन बनने वाला था वो बिगड़ जाता है, वो एक फेलियर की तरफ चला जाता है? ऐसे कौन से कॉम्बिनेशंस हैं या ऐसे कौन से प्लानिटरी पोजीशंस हैं जो हमें ये चीज़ें भी दिखाते हैं? तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो ये है कि अच्छे ग्रह होने के बाद या स्ट्रॉन्ग कुंडली के होने के बाद भी हमें फेलियर क्यों फेस करने को मिलता है। तो आज इन्हीं सब पे हमें समझाने आए हैं हमारे साथ आचार्य नवीन चतुर्वेदी जी, जो कि खुद एक एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तु कंसल्टेंट हैं और काफ़ी सारे स्पिरिचुअल साइंसेस के साथ जुड़े हुए हैं और जिन्होंने इन स्पिरिचुअल साइंसेस की मदद से काफ़ी लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म भी किया है। तो चलिए सर से ही जानते हैं कि इन कुंडली में क्या ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जो हमें फेलियर्स की तरफ लेके चलते हैं। वेलकम सर, कैसे हैं आप? जय सिया राम। बहुत बढ़िया मैम। जय सिया राम। तो सर, जब हम बात करते हैं किसी स्ट्रॉन्ग कुंडली की, तो फिर भी उनके अंदर फेलियर उनको फील हो रहा है या फेलियर वो फेस कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? देखिए, हर कुंडली में ना एक अलग अलग पॉइंट्स होते हैं और वो सबकी कुंडली में होते हैं। सबके पास एक भाव ऐसा है जिसका स्वामी उनका बाधकेश है, जो बाधा उत्पन्न करता है। सेकंड थिंग हो गई 3, 6 और 11 भाव। ठीक है, त्रिषडाय भाव जो है, हम हॉरोस्कोप में इसे मैक्सिमम नेगेटिव लेके चलते हैं। हालांकि अगर मैं बात करूं कि थर्ड हाउस जो है पराक्रम को दिखाता है, वहीं थर्ड हाउस छोटी मोटी बीमारियों को भी दिखाता है, तो बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, 6th हाउस यहाँ पे हमारे प्रोफेशन का, भाग्य का भाव है। पर अगर मैं दूसरे तरीके से बात करूं, यही भाव कंपटीशन का भी है। ठीक है, 11th भाव, ये एक्चुअल में आजकल के लोग क्या इसे लाभेश बोलते हैं, बट ये जो है गलत टर्म है 11th हाउस के लिए। अच्छा। ये लोभेश है, लोभ का भाव है, लाभ का भाव नहीं है, ये लोभ का भाव है। हमारे अंदर की जो इच्छाएं हैं ये उसका भाव है, हमारे अंदर का जो लालच है ये उसका भाव है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया बाधकेश। हर जितने भी मतलब 3 कैटेगरी में अगर हम 12 राशियों को बांटें, चर, स्थिर और द्विस्वभाव राशियां, तो चर राशि वाले जितने भी जातक होते हैं उनके लिए उनका 11th हाउस बाधकेश होता है। ओके। ठीक है, स्थिर राशि वालों के लिए उनका 9th हाउस बाधकेश होता है। अच्छा। और जो बचे द्विस्वभाव वाले उनके लिए 7th हाउस इज बाधकेश। ठीक है, ये बाधा उत्पन्न करते हैं। ओके। अब दूसरी तरफ एक बात करते हैं हम 12th और 2nd हाउस के बारे में। 12th हाउस क्या है? व्यय का भाव है, हमारे खर्चे का भाव है। अच्छा। ठीक है, हमारे स्लीपिंग पैटर्न का भाव है। हमारे ऊपर मुकदमे हो सकते हैं, क्या हमें उसमें जेल यात्रा काटनी पड़ सकती है, ये उसका भाव है। ठीक है, और 2nd हाउस इज मारक, मारक स्थान है। 2nd हाउस भी और 7th हाउस भी, अच्छा। ये दोनों मारक है। ये भी मैं समझा देता हूँ क्योंकि पहले कई बार इस चीज़ पे मेरे पास कमेंट आए हैं कि 2nd भाव और 7th भाव को मारक बता रहे हैं, जी। बट एक्चुअल में मारक क्यों है मैं आपको वो समझाता हूँ। बिल्कुल सही। 8th हाउस हमारा आयु का भाव होता है। ठीक है, और 12th हाउस क्या होता है? हमारा व्यय का भाव, मतलब खर्चे का। तो 8th हाउस का 12th हाउस बना 7th हाउस। ठीक है, हमारी आयु का व्यय, तो ये इसलिए हमारा 7th हाउस होता है मारक स्थान। सेम हाल आता है 8th हाउस का, 8th हाउस पड़ता है 3rd हाउस।
अगर हम 8th हाउस से काउंट करें और 8 बार काउंटिंग करें तो 3rd भाव पे आके हमारी पॉइंट है वो रुकेगा। 3rd हाउस का 12th हाउस बनता है 2nd हाउस। तो इसलिए हम 2nd भाव को और 7th भाव को एज अ मारक लेके चलते हैं। अच्छा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें क्या क्या कॉम्बिनेशंस क्रिएट हो रहे हैं, ये हमें दिखाता है कि हमारे जो आगे की दशा है वो कैसी रहने वाली है। तो आपके हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग कुंडली कैसी होती है और क्या होती है? देखिए, स्ट्रॉन्ग कुंडली का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव प्लैनेट्स इन पॉजिटिव हाउस। अच्छा। ठीक है, नेगेटिव प्लैनेट्स इन नेगेटिव हाउस। सेकंड, जितने भी पॉजिटिव प्लैनेट्स हैं वो शनि और राहु की दृष्टि से बचे हुए हों। ठीक है। तो ये हो गया एक पॉजिटिव इंडिकेशन कि जो हॉरोस्कोप है ये पॉजिटिव की ओर जा रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट है लग्नेश अच्छे भावों में जाना। ठीक है। ठीक है, अगर हमारा लग्न लॉर्ड 1, 5, 9 में या 4, 7 और 10 में है तो ये कहीं ना कहीं अच्छा इंडिकेशन हमें शो करता है। ओके। तो ये कुंडली का अच्छा एक कॉम्बिनेशंस होते हैं कि इस तरीके से हम जज करते हैं कि कुंडली कितनी अच्छी जा रही है। क्या स्ट्रॉन्ग कुंडली वालों की सक्सेस गारंटी होती है? देखिए, गारंटीड है, पर ब्रेकेज कहाँ पे आता है? जैसे मैंने अभी बाधकेश बताए सारे। अगर ये दशा अंतर दशा में एक्टिव है तो क्या होता है, उस टाइम पीरियड में एक डेंट मिलता है उनको। अच्छा। इस संसार में कोई भी एक ऐसा जातक नहीं होगा जिसकी लाइफ स्मूथ गोइंग होगी और बीच में स्पीड ब्रेकर ना आए। तो मतलब ये मैंडेटरी है? मैंडेटरी है और सबके लिए है। ओके। ठीक है, देखिए क्या है, अगर मैं मान के चलूँ, अगर हमारे कर्म, हमारे कार्मिक पैटर्न इतना अच्छा रहता तो आज हम इस धरती पर जन्म ना लेते। बिल्कुल सही। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे पैटर्न में वो प्रॉब्लम्स थी जो हमें फेस करनी पड़ी, तो आज हमें जन्म लेना पड़ा। तो यही हाल है सबकी कुंडली में, ये पैटर्न ज़रूर देखने को मिलेगा। एक सक्सेसफुल आदमी के हॉरोस्कोप में भी जब भी इन नेगेटिव पॉइंटों की दशा आएगी तो उसे ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। ओके। अब किसी के लिए देखिए, अब फेसिंग का ना सबके लिए अलग अलग ऑप्शन है। अगर मैं यही बात करूं, कोई मिलियनेयर है, ठीक है, काफ़ी बड़ा बिजनेसमैन है, उसकी दशा खराब आई तो उसे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि जो उसकी कंपनी है, एक आधी कंपनी लॉस में चली जाएगी। ठीक है, या जो उसका इनकम सेट है उससे वो इनकम कम हो जाएगी। अच्छा। ठीक है, सेकंड थिंग, जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास के लिए आजकल बहुत ज़्यादा देखा होगा आपने, जॉब स्विचिंग होती है। ये ऐसी चीज़ें जो हैं ये एक नेगेटिव पॉइंट दिखाती हैं। अच्छी अच्छी पोस्टों के लोग मेरे पास हैं जो अच्छी पोस्टों पे आईटी सेक्टर में हैं, बट अचानक से उनकी जॉब का शिफ्ट होना या ब्रेक लग जाना, तो ये सारे पैटर्न हमें देखने को मिलते रहते हैं। ओके। तो लोग कहते हैं जैसे कि पावरफुल कॉम्बिनेशंस हैं उनके पास, लेकिन फिर भी उन्हें फेलियर्स फेस करने को मिल रही है, तो ऐसा क्यों? तो यही कारण है, कहीं ना कहीं वो अगर देखेंगे अपने हॉरोस्कोप में तो जो भी मैंने बाधक स्थान बताए जी। उनमें से किसी ना किसी की दशा एक्टिव ज़रूर होगी। अच्छा। ठीक है, अब इन्हीं दशा पे डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए वही बाधकेश शुभ प्लैनेट से दृष्ट है, फॉर एग्जाम्पल बृहस्पति से दृष्ट है, तो उसकी बाधाएं जो हैं ऑलरेडी कम हो जाएंगी। अच्छा, उनके इफेक्ट्स कम होने लगेंगे। इफेक्ट्स कम होंगे। जो उनकी प्रॉब्लम कहते हैं ना कि तलवार का काम सुई पे, तो वो होगा 2 मिनट की, 3 मिनट की या 2-4 दिन की बॉस से चिड़चिड़ होके वो मैटर वहीं क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हैं। तो ऐसे ही क्या होता है कि मान लीजिए अब दशा तो हमारे बाधकेश की है, जी। उसके साथ में अगर हमारी 5th और 9th हाउस की दशा एक्टिव हो जाए, अंतरदशा, ठीक है, ऐसे में क्या होगा, वो उसके जो पॉइंट है ना वो कम हो जाएंगे। देखिए, महादशा होती है बड़े टाइम के लिए। अच्छा। ठीक है, कोई भी दशा अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर मैं शुक्र की दशा की बात करूं 20 साल की होती है। ठीक है, वहीं बुध की दशा 19 साल की होती है। ठीक है, तो ये सारे पैटर्न है, बहुत बड़ी बड़ी महादशाएं हैं। ठीक है, तो वहीं पे जो मेन रोल है वो अंतरदशा प्ले करती है। अब ऐसा तो है नहीं कि जातक का जो पूरा 19 या 20 साल की महादशा है वो सारी एक जैसी निकलेगी, सही बात है। बिल्कुल नहीं होने वाला ऐसा। तो ये बीच में जो अंतरदशा है ये एक हमारा कार्मिक पैटर्न है कि हमने किस समय में अच्छे काम किए जो वो दशा हमें आके मिली। अच्छा। चाहे वो अंतरदशा में आए, चाहे वो ट्रांजिटली एक्टिवेट हो। तो यही पॉइंट्स है। तो इसी को कहीं मिला जुला के हम लोग मतलब इस चीज़ से रिलेटेड बार बार कैलकुलेट करते हैं कि भाई सामने वाले का टाइम जो है अच्छा। देखिए, बहुत से क्लाइंट्स ऐसे आते हैं कि सब चीज़ बहुत अच्छी चल रही है उनकी, एकदम आके वो कहते हैं कि सर आखिर ऐसा क्यों हुआ। और मैक्सिमम जो मैंने नोटिस किया है, आपके पास ऐसे टाइम पीरियड में
जो बंदे इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते वही आते हैं। अच्छा। क्यों? क्योंकि वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते कि आखिर ये क्यों हो रहा है, मेरी स्मूथ गोइंग लाइफ थी, एकदम से डेंट कैसे लगा यहाँ पे। सही बात है। तो वो फिर उस चक्कर में भटकते हैं। फिर बहुत से लोग ऐसे हैं जो उन्हें गलत राह दिखाते हैं, उसके बाद जो उनका पहले से ही विश्वास नहीं था इस विद्या पे, तो वो और भटक जाते हैं। बिल्कुल सही। तो इसलिए पहले तो सजेस्ट ये करूँगा, आपके साथ कैसा भी समय हो, हमेशा एक डिग्री होल्डर के पास जाएं। ठीक है, डिग्री होल्डर इन द सेंस उसने उस विद्या पे कम से कम पकड़ बना रखी हो। बिल्कुल सही। अब क्या होता है, मैक्सिमम जगह पे हम लोग देखते हैं, जाते हैं, तो सिर्फ क्या है, आजकल के जो जितने भी आचार्य बैठे हुए हैं उन्होंने नाम में आचार्य लगा लिया, और सिर्फ उनकी प्रिडिक्शन बेसिक है। अच्छा। बेसिक इन द सेंस कि उन्हें लगा कि भाई बुद्ध की दशा आ गई, अरे तुम्हारी तो बल्ले बल्ले होने वाली है, तुम्हारा ये टाइम अच्छा है, वो अच्छा है, सब अच्छा रहेगा, पर फिर भी वो नेगेटिव इम्पैक्ट क्यों भोग रहा है। तो ये स्टडीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। तो सर, क्या गलत टाइम पे लिया हुआ डिसीजन भी हमारी लाइफ को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है? देखिए, यही तो एक गलत टाइम का मज़ा है। अच्छा। इसे एक समझ लिए, गलत टाइम का यही मज़ा है। इंसान को पता कैसे चलेगा कि उसका ये गलत समय है, जब तक वो कोई ऐसा डिसीज़न ना ले। अच्छा। जब वो डिसीज़न लेगा उसके बाद जब वो पछताएगा, उसे पता चलेगा कि ऐसा आखिरकार मेरे साथ क्यों हुआ। जब वो चीज़ देखेगा वो तभी समझेगा। ओके। तो एक आजकल बड़ा फेमस डायलॉग चल रहा है, जब तक देखोगे नहीं तब तक जानोगे कैसे। सही बात है। तो हम भी ये कहते हैं कि जब तक इंसान अपने साथ भोगेगा नहीं वो जानेगा कैसे। बिल्कुल सही। तो सर, क्या ये छोटे छोटे साइंस होते हैं जो हमें मिलते हैं कि भाई तुम्हारी लाइफ में कुछ टर्न अराउंड्स आने वाले हैं? देखिए, कोई भी चीज़ होती है वो ना इंडिकेट करती है। अच्छा। देखिए, जैसे कि मैं बताता हूँ, हमारे ही बॉडी में 9 के 9 प्लैनेट्स हैं। ओके। तो इसके लिए बड़ा श्लोक फेमस है, यत पिंड तत् ब्रह्मांडे, जहाँ पिंड स्वरूप है वहाँ ब्रह्मांड है। तो हमारी बॉडी में भी ब्रह्मांड समाया हुआ है। तो अब क्या है, वो इंडिकेशन देती है, प्रकृति हमें इंडिकेशन देती है, हमें संकेत देती है कि हमारे साथ अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है। तो ये कैसे संकेत होते हैं? बहुत से, देखिए, मान लीजिए हिंट होता है, आसपास आप चल रहे हैं, मैक्सिमम देखिए, मैं उदाहरण बताता हूँ कि मैं रोड पे निकला और मेरे आसपास सब खुशी हंसी खुशी जा रहे हैं, तो ये एक गुड इंडिकेशन है मेरे लिए कि मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ ये कहीं ना कहीं अच्छा होने वाला है। अच्छा। ठीक है। सेकंड थिंग, अगर मैं बात करूँ कि इंसान घर से निकला, घर से निकलने से पहले ही उसकी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ठीक है, तो ये एक संकेत हमें दिखाता है कि कहीं ना कहीं आगे का जो टाइम हो नेगेटिव होने वाला है, जो काम बनने वाले थे वो भी नहीं वो बने। बिगड़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारे इंडिकेशन होते हैं। कई चीज़ों में मैं अगर बात करूं तो बहुत सी चीज़ें ऐसे देखने को मिलती हैं कि इंसान ज़बरदस्ती और ईगो पे लेके वो काम करने निकलता है और बट वो काम में फेल हो जाता है। बिल्कुल सही। ठीक है, उसे इंडिकेशन मिल रहे होते हैं, वो बार बार उसके मन में भी आएगी ये बात कि नहीं, ये इंडिकेशन अच्छा नहीं मिल रहा, मुझे काम नहीं करना चाहिए, बट जो ये अहम का पर्दा होता है ना, ये बहुत ही बुरा होता है। एग्जैक्टली, वो इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर करता है, और मैं कहता हूँ कि अहंकार ना एक बहुत बड़ा जादूगर है। अच्छा। पल में बनता है और पल में टूट जाता है। सही बात है। तो इसीलिए क्या कहते हैं, कई बार शांत दिमाग से डिसीजन लेने में हम कोई भी गलती नहीं करते। ओके। तो जो एकदम क्विक रिएक्शन होता है ना, तो ये हम कहीं ना कहीं एक नेगेटिव साइड पे जाते हैं। ओके। तो सर, ऐसे कौन से ग्रह हैं जो हमें ओवर कॉन्फिडेंस दिखाते हैं? इसमें सबसे पहले तो मैं बृहस्पति को लेता हूँ। हालांकि सब शॉक्ड होंगे कि बृहस्पति क्यों। यस। देखिए, इसमें क्या है, जब इंसान की बृहस्पति की दशा शुरू होती है तो बृहस्पति से रिलेटेड एक हमारे उसमें लाइन फेमस है कि यदि इंसान को ज्ञान होगा तो अहंकार ऑटोमेटिक आएगा, ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा आएगा। रीज़न इज़ दैट कि वो हर बार यही सोचेगा मुझे सब कुछ आता है, और जब उसने ये ठान लिया कि मुझे सब कुछ आता है तो वो एक गलती के ऊपर दूसरी गलती, तीसरी गलती डिसीजन मेकिंग में करता ही करता है। क्यों? क्योंकि उसकी एक अंदर की जो ईगो है कि मुझे सब कुछ आता है। तो बृहस्पति की, जिसकी भी बृहस्पति की दशा चल रही हो, ठीक है, या भी बृहस्पति की प्रधान कुंडली हो, तो ऐसे में जातक का मैक्सिमम चीज़ ये नोटिस करी गई है, वो जातक ओवर कॉन्फिडेंस से भरा हुआ होगा। ओके। ठीक है। सेकंड मैं बात करूं तो राहु महाराज के अंदर क्या है, वो हमेशा क्या कहते हैं, सिर्फ मुझ जैसा बुद्धिमान मैं ही हूं, दूसरा कोई भी नहीं है। ये तो सबसे ज़्यादा फेमस है राहु। ठीक है।
तो ये दूसरे हैं इसमें राहु महाराज। जी। ये दो तरीके से काम करते हैं। एक, जब ये अच्छे प्लेस्ड है तो आपको न्यू वेज देते हैं आगे बढ़ने के लिए, बिल्कुल सही। ठीक है। वहीं अगर इनका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आता है तो ये क्या कहते हैं कि भाई मुझे कोई भी चीज़ या कोई भी काम करना है, भले ही उसके लिए मुझे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, ठीक है। तो ये इनका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो उस चक्कर में इंसान गलत पे गलत डिसीजन लेता जाता है और अपनी हानि करता है। ओके, तो जैसे आपने बताया ये बृहस्पति ओवर कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, तो बेसिकली ये किसी की लाइफ में अगर किसी को जज करना हो तो इस पॉइंट से कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। ओके। देखिए, बृहस्पति क्या है, ज्ञान के कारक है, जी। ठीक है। अब जिस इंसान के अंदर ज्ञान होगा ना, वो ऑटोमेटिक ईगोस्टिक हो जाएगा, उसके अंदर अहंकार बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाएगा। आजकल बहुत से स्क्रॉल डाउन करते हुए मैं देखता रहता हूँ, नाम नहीं लूँगा मैं उनका, तो काफ़ी चीज़ें क्या, उन्हें बहुत ज्ञान है, भरपूर बेहद ज्ञान है, पर एंड में क्या होता है उनके साथ, वो बोल ऐसे बोल जाते हैं कि जो पूरे अहंकार से भरे हुए होते हैं। बिल्कुल सही। तो वो काम हमें नहीं करना चाहिए। जिसकी बृहस्पति की दशा है उसे नेचुरली अपने अंदर विनम्रता लानी पड़ेगी। जब वो इस विनम्रता को लाएगा तब उसके अंदर क्या है, जो उसके काम लेट हो रहे होंगे ना, वो और जल्दी बनेंगे। अच्छा, तो मतलब यही उसकी रेमेडी भी हो ये जाएगी? रेमेडी है उसकी ओके। कि एकदम अपने मन को शांत रखे और अपनी ईगो को दबा के रखे। तो इसका मतलब ये है कि जिनकी कुंडली स्ट्रॉन्ग योग्स दिखाती है या स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशंस दिखाती है, वो रिस्क भी ज़्यादा ले लेते हैं। हाँ, बिल्कुल लेते हैं, क्योंकि उन्हें एक चीज़ होता है कि भाई मैं इस चीज़ को देखा हुआ है, मैंने इन चीज़ों को पढ़ा हुआ है। देखिए, पढ़ने में और प्रैक्टिकल लाइफ में डिसीजन लेने में बहुत फर्क बहुत होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है। तो ऐसे में क्या है, वो ज़्यादा रिस्क लेते हैं। और दूसरा, रिस्क फैक्टर वाले जो होते हैं मैक्सिमम मंगल वाले होते हैं। अच्छा। हाँ, मंगल प्रधान कुंडली या मंगल की दशा वाले लोग मैक्सिमम रिस्क लेने में सामर्थ्यवान होते हैं। अच्छा। हाँ, क्यों? मंगल का कार्य क्या है, मंगल सेनापति है, उसे ऑर्डर हो गया, उसे ये नहीं पता मेरी जान जाए चाहे जो मर्जी आए, मेरे को ये काम करना है। आपने पुराने टाइम पे राजा महाराजा या सैनिक देखे होंगे, या टीवियों में आपने ये काफ़ी सीरियल्स में वगैरह में मूवी में देखा होगा इस तरीके से रिलेटेड, कि उनकी जान भी चली जाए उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सबसे ज़्यादा रिस्क टेकर होते हैं। ओके। तो सर, एक और प्लैनेट है जो डिसिप्लिन भी सिखाता है, हमारे शनिदेव। हाँ जी। तो अगर स्ट्रॉन्ग कुंडली में टफ टाइम चल रहा हो या टफ फेस चल रहा हो, तो शनि उसमें क्या रोल प्ले करते हैं? देखिए, शनि महाराज का ना, मैं मैक्सिमम लोग क्या है, इन्हें नेगेटिव प्लैनेट बोलते हैं, बट मैं पॉजिटिव मानता हूँ। एग्जैक्टली। ठीक है, देखिए क्या है, अब इंसान जो अच्छे कर्म कर रहा है उसे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, सही बात है। ठीक है। बट जब उसे पता है कि मैंने एक टाइम पे कुछ ना कुछ डिसीजन ऐसे लिए हैं जो मुझे नहीं लेने चाहिए थे, अब वो अपनी उन चीज़ों से डरता है। शनि महाराज क्या है, उसी का फल देने आते हैं, ठीक है, जो हमने किया है। क्योंकि फिर मैं बार बार अपने इस पॉडकास्ट में यही बोलता हूँ कि 10th हाउस जो है वहाँ पे शनि महाराज की मकर राशि है, ठीक है। तो एक कहीं ना कहीं फ्री विल का हाउस है, वो कर्म करने के लिए हम फ्री हैं। मतलब ये नहीं है कि कर्म का रिजल्ट नहीं मिलेगा, सही बात है। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमें रिजल्ट मिलेगा। तो ये काम है शनि महाराज का। शनि महाराज आते हैं, उन कर्मों का फल देते हैं, और फल देने के बाद अब चाहे हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमें अच्छा ही फल मिलेगा, सही बात। अगर बुरे किए हैं तो उसमें सोचना ही क्या है। फिर तो शनि महाराज का डंडा घूमता है। बिल्कुल जी। वो देखिए, ये क्या है, न्याय के देवता कहे गए हैं, तो ये अन्याय कभी किसी के साथ नहीं करते। अब कई इंसान सोचते हैं कि भाई मैंने इस टाइम पीरियड पे अपने इस होशो हवास में कोई ऐसा काम नहीं किया जो मेरे साथ ये हो रहा है, बट ये सिर्फ जो जन्म पत्री है, हम अपने संचित कर्मों में से ये लेके आए हैं, सही बात है। ठीक है। तो ये हमें भोगना ही है। अब चाहे हम इस जन्म में भोगे, चाहे पिछले जन्म में भोग चुके हैं, चाहे अगले जन्म में भोगें, वो हमें भोगना है। सही बात है। तो सर, जैसे हमने राहु की बात करी, वो बहुत ईगोइस्टिक ले आता है कि भाई मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान कुछ नहीं, तो क्या ये इल्यूजन भी क्रिएट कर देता है? ये एक्चुअल में राहु महाराज क्या है, अगर मैं प्लेनेटरी वाइज बात करूं तो इनका तो कोई पिंड ही नहीं है, सही बात है। ये एक इल्यूजन है। ये एक वो पॉइंट है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जहाँ पे कहीं ना कहीं सूर्य की जो रोशनी है वो बाधित हो जाती है। ये वो पॉइंट है, वो एक इल्यूजन है, ठीक है। तो क्या है, ये इल्यूजन ही क्रिएट करते हैं। अच्छा। अब इन्होंने क्या किया, देवताओं का रूप बना के बैठ गए देवताओं की पंक्ति में, तो क्या ये भी उन्होंने इल्यूजन क्रिएट किया। तो मैक्सिमम दशाओं में देखिए क्या है, इसके पास कोई अपना भाव नहीं है कुंडली में,
कोई भी राशि नहीं है राहु केतु के पास अपनी। जी। तो ये क्या होता है, जब भी दशा में एक्टिव होते हैं ना, जिस राशि में बैठे होते हैं उससे रिलेटेड रिजल्ट दिखाते हैं। अच्छा। ठीक है, तो ये इल्यूजन ही क्रिएट करते हैं। अब बुद्धि में रहते हैं। एक्चुअल में अगर मैं बात करूं कि चंद्रमा तो मन का कारक है। सेकंड अगर मैं बात करूं, क्योंकि मन हमारी बॉडी में ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है, तो सेकंड पार्ट अगर मैं बात करूं कि कहीं ना कहीं वो राहु का भी कारक है। अच्छा। राहु महाराज के पास भी अपनी बॉडी नहीं है। तो अगर हम ऐसे इससे कोरिलेट करें तो कहीं ना कहीं जो मन का कारण है वो राहु महाराज भी बनता है। क्योंकि सिर्फ चंद्रमा से अगर मैं बात करूं, चंद्रमा क्या है, शीतल है। ऐसे में हर इंसान का मन जो है शांत होना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा ऑलरेडी शीतल है, घटता बढ़ता रहता है। दूसरा क्या है, चंद्रमा तिथियों पे डिपेंड करता है, तिथि वाइज बढ़ता है, तिथि वाइज घटता है। जी। तो राहु का इम्पैक्ट भी उतना ही पड़ता है इस पे, क्योंकि देखिए उनके पास सिर्फ हेड है। ठीक है, तो उनका जो चंचल स्वभाव है ना, एक जगह ना टिकने का। चंद्रमा की दशा में भी सेम यही हाल होता है कि इंसान एक जगह नहीं टिक सकता, या चंद्रमा प्रधान कुंडली जो होती है उसमें भी यही हाल होता है कि इंसान एक जगह नहीं टिक सकता। वहीं राहु महाराज की महादशा में भी यही होता है अच्छा। कि इंसान एक जगह नहीं टिक सकता, लंबे टाइम तक रुक के काम नहीं कर सकता। तो सर, हमने अभी कामिक पैटर्न्स के बारे में बात करी थी, तो क्या कामिक डेट्स भी हमारी स्ट्रॉन्ग कुंडली को इम्पैक्ट करते हैं? ये कुंडली क्या है, हमारे हमारे कर्मों का लेखा जोखा ही है। जी। ठीक है, अब दशा भी हमें उसी हिसाब से मिलेगी। तो जब भी दशा आएगी वो हमारे कर्म है, कर्म को ही हमने दशा में कन्वर्ट किया। अच्छा। ठीक है, तो उसी हिसाब से हमारे जो सामने हमारा कार्मिक पैटर्न है उसी हिसाब का चलेगा। ओके। अब एक इंसान की जिंदगी में मान लीजिए सक्सेस लिखी है, तो उस टाइम पीरियड के उसके कर्म का हिसाब दशा वही निकलेगी उसकी, कि उसका सक्सेसफुल टाइम आ चुका है। तो ये हमारे जो ऋषि महर्षियों ने इसी पे काम किया कि हम इंसान को एक ऐसी विद्या दे जिसे वो समझकर अपनी जिंदगी में आगे आने वाली घटना और दुर्घटना दोनों से बच सके। जी। जब किसी की स्ट्रॉन्ग कुंडली हो और उसे पता चल जाए ना, तो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि वो डिसिप्लिन में रहना भूल जाते हैं। ये होता है अधिकतर। देखिए ये सबके साथ है। आज अगर मेरी जेब में पैसा है तो वो मुझे ना हमेशा कुल बुलाएगा, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। बिल्कुल सही। या जिस इंसान ने उस पैसे को रोक के सही जगह लगा दिया, तो वो उसका टाइम, जो अगर बुरा टाइम भी आएगा तो कहीं ना कहीं उसका मन इतना प्रबल है, उसकी स्ट्रैटेजीज इतनी प्रबल थी कि उसमें उसे हानि तो होगी पर बहुत थोड़ी मात्रा में, जो उसे पता नहीं चलेगी। अच्छा। ठीक है, तो यही सारी कहानी है हमारे कार्मिक पैटर्न की, ओके। दशा अंतरदशा की, ट्रांजिट की। यही हमारा पूरा गेम है एस्ट्रोलॉजी, उसी को हमें समझने में हेल्प करती है। ओके। तो सर, जैसे हमने अभी स्टार्टिंग में भी बात करी थी कि कुंडली वार्निंग देती है, तो कुंडली में ऐसे कौन से प्लैनेट्स हैं, कौन से ऐसे पोजीशंस हैं हमें देखने को मिलते हैं, या कॉम्बिनेशंस ऐसे देखने को मिलते हैं जो हमें एक वार्निंग साइंस देते हैं? देखिए सबसे बड़ा अगर मैं बात करूं तो जब भी इंसान का लग्नेश नेगेटिव प्लैनेट से दृष्ट हो ना, तो ये एक इंडिकेशन होता है कि आपको अपनी आसपास की चीज़ें इतनी पॉजिटिव रखनी है कि नेगेटिव का असर ना हो। अच्छा। तो ये एक तरीके का इंडिकेशन है जो हमें। और देखिए क्या मैक्सिमम क्या होता है, ऐसे में इंसान का आस पड़ोस ऐसा ही बन जाता है। अच्छा। कुछ भी मतलब नेगेटिव चीज़ें उसे आसपास दिखने लगती है। वहीं पे अगर वो शुभ प्लैनेट से, शुभ हाउस के स्वामी से दृष्ट है, तो उसके पास इम्पैक्ट ये होगा, वो उसे बार बार इंडिकेशन मिलेंगे कि यू आर गोइंग गुड, आप अच्छी राह पे चल रहे हो। तो उसकी संगत भी ऐसी ही मिलती है उसे, आस पड़ोस भी वैसा मिलेगा, आसपास के इंडिकेशन भी उसे ऐसे ही मिलेंगे। तो काफ़ी लोग ऐसा मांगते हैं जो ये जो फेलियर्स उन्हें मिलते हैं वो एक ट्रेनिंग फेस है सक्सेस के लिए, तो कितनी सच्चाई है इसमें? ये सच्चाई है। बैड टाइम इज़ अ गुड टीचर। एग्जैक्टली। ठीक है, इंसान अपने बुरे समय से वो चीज़ें सीखता है जो उससे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अच्छा बनाने की ओर लेके जाता है। अच्छा। आज मान लीजिए मेरे सामने कोई ऐसा डिसीजन हुआ कि मुझे एक काम करना है, मान लीजिए प्रॉपर्टी के पेपर साइन करने हैं। जी। ठीक है, मैंने जल्दबाजी में वो साइन कर दिए, मुझे उसमें लॉस हो गया। ठीक है, अब मुझे आगे फिर क्या देखा मैंने, 1 साल बाद उसके रेट्स जो है इंक्रीज हो गए। तो मैं दिमाग में क्या सोचा कि यार मेरे को किसी भी काम में इतनी जल्दी नहीं करनी। तो एक ये मेरे को धैर्य सिखाएगा
कि हर चीज़ के लिए धैर्य होना कितना ज़रूरी है। सही बात ठीक है। है, तो बैड टाइम से इंसान एक बड़ा अच्छा श्लोक है, वह श्लोक नहीं कहूँगा, एक अच्छी बहुत लाइन है कि बुरे समय में मैंने इंसानों को रंग बदलते देखा है। अच्छा। यही चीज़ है। अब क्या है, बुरा समय इंसान को इतना परफेक्ट कर देता है, ये एक तरीके से समझ लिए ये हम उस कहते हैं ना मशीन में पड़े हैं जो हमें आकार दे रही है। तो ये बैड टाइम सेम वही मशीन है जो हमें संसार का ज्ञान दे रही है। ओके। तो सर ऐसे कौन से कॉम्बिनेशंस हैं जो ये दिखाते हैं कि हमारी लाइफ में जो हमारी कुंडली है वो स्ट्रांग है, या ऐसे कॉम्बिनेशंस जो हमें वीक कुंडली को दिखाते हैं? कॉम्बिनेशंस है, वही मैं कहूँगा कि लगन लॉर्ड, नाइन्थ लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड और केंद्र के स्वामी अच्छी प्लेसमेंट पे हैं। ठीक है, ये एक अच्छी कुंडली का इंडिकेशन है। दूसरा, किसी भी नेगेटिव प्लैनेट से दृष्ट नहीं है। ओके। और दूसरी बात, अगर यही बात करूं कि नेगेटिव प्लैनेट्स का अच्छे भावों में होना, ये कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाता है। ठीक है, इसलिए हमारे में एक सूत्र है, सूत्र देते थे हमारे गुरुदेव हमें कि जो नेगेटिव प्लैनेट्स है वो नेगेटिव हाउस में बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाते हैं। अच्छा। ठीक है, और अच्छे प्लैनेट त्रिकोण में बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाते हैं। और केंद्र ऐसे भाव हैं 1, 4, 7, 10, ये चारों भाव ऐसे हैं कि यहाँ पे कोई भी प्लैनेट चले जाए वो न्यूट्रल हो जाता है। ओके। ठीक है, कितना ही उच्च का बन जाए, कितना ही कुछ हो जाए, यहाँ न्यूट्रल हो जाता है। शुभ प्लैनेट अपनी शुभता खो देता है और नेगेटिव प्लैनेट यहाँ पे अपना नेगेटिविटी खो देता है। तो क्या हमारे आसपास का सराउंडिंग, हमारी कंपनीज जैसे हम किसी के साथ रखते हैं, रहते हैं, ये भी हमारी कुंडली पे इम्पैक्ट डालती है? देखिए, अब यहाँ पे अगर सराउंडिंग्स की बात करें तो थर्ड हाउस आता है। अच्छा। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि जब भी इंसान का अच्छा समय और थर्ड हाउस की दशा एक्टिव हो जाए तो ऐसे में हमें मैक्सिमम देखने को यही मिलता है कि हमें नेगेटिव इम्पैक्ट मिलते हैं। ठीक है, अब वहीं थर्ड हाउस में अगर शुभ प्लैनेट है तो इंसान का जो आस पड़ोस होगा, नेबरहुड का हाउस है ये, हमारे दोस्ती का हाउस है ये, हमारे भाई का हाउस है ये। ठीक है, तो ये हमें कहीं ना कहीं इंडिकेशन देता है कि हमारी संगत कैसी रहेगी। अगर इंसान अपने बुरे समय में उन संगतों को छोड़ता जा रहा है या अपने अच्छे समय में उस संगत को छोड़ता जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो अपने थर्ड हाउस को और 11th हाउस को वीक कर रहा है। अच्छा। तो यही ये सारी चीज़ें इंसान की एनवायरमेंटल, अब देखिए क्या है कि कई जातकों की कुंडली ऐसी होती है कि मैं खुद उन्हें गाइड करता हूँ कि आप क्लबिंग से, आप अल्कोहल से, आप स्मोकिंग से दूर रहें। ठीक है, पर मैक्सिमम उनकी जो संगत होती है ना वो ऐसी ही होती है, वो बार बार उसी एरिया में जाएंगे। तो जो चीज़ हमें मना है, जो हमें नहीं करना चाहिए, तो उसका रिजल्ट भी हमें वैसा ही मिलने वाला है। लोग कहते हैं ना कि पॉजिटिव इतना अट्रैक्ट ना करे लेकिन नेगेटिवली नेगेटिव बहुत ज़्यादा बिल्कुल जी, अट्रैक्ट। बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है, क्योंकि ये देखिए नेगेटिव क्या है, ये माया, हम एज अ माया लेके चलते हैं। ये माया इतनी अट्रैक्ट करती है, माया कभी भी किसी को सुखी नहीं देख सकती। अच्छा। एक भजन की बहुत अच्छी पंक्ति है कि दुख में सुख को दर्शाए ये माया जादूगरनी। सही बात है। ठीक है, और सारे जग को नचा भी यही रही है। बिल्कुल सही। तो इंसान को ना इन चीज़ों से बचना चाहिए। अच्छा। देखिए, हमारे इतने महात्मा हैं, साधु हैं, प्रेमानंद जी हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो इसी चीज़ को कह रहे हैं कि आपको अगर अपनी अच्छी ज़िंदगी चाहिए तो इन चीज़ों को छोड़ के भगवान का नाम भजो। क्यों? वो एक उन्हें मार्ग दिखा रहे हैं उस माया से दूर रहने का, क्योंकि माया की उत्पत्ति भी भगवान से ही है। कहते हैं ना, जब तक इनसे मोह लगाया तब तक कुछ नहीं पाया। यही होता है। देखिए, भगवान क्या है, भगवान हर चीज़ के जन्मदाता है। सही बात। भगवान इस सृष्टि में हर चीज़ को जन्म दिया, कभी किसी के ज़रिए, कभी किसी के ज़रिए। देखिए, ये जो जिसने बल्ब का इजाद किया, जिसने बनाने की कोशिश करी, एडिसन ने, तो क्या है, ये प्रेरणा भगवान से ही हुई। जी। ऐसे में क्या है, देखिए इंसान को ना यही होती है अहमता, इंसान को उस चीज़ पे गर्व नहीं करना चाहिए। तो यही भगवान हमें सिखाते हैं कि भगवान अच्छा हुआ। देखिए, मैं बार बार एक चीज़ अपने घर में भी यही बात बोलता हूँ और मैं प्रैक्टिकल लाइफ में भी सबको यही कहता हूँ कि अच्छा हुआ तो भगवान ने किया, बुरा हुआ तो वो मेरे कर्मों की सज़ा है। सही बात है। क्योंकि देखिए, भगवान कुछ नहीं करते, भगवान सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखते हैं और अपने भक्तों को देखते हैं और कुछ नहीं करते। ये हम आज अच्छा समय देख रहे हैं तो ये हमारे कर्म, ठीक है, बुरा देख रहे हैं तो ये हमने किया।
भगवान ने क्या है, भगवान ने तो आपको बना के भेज दिया नीचे, सही बात है। और 10th लोग हाउस फ्री छोड़ा है। आप अच्छे कर्म करो, आप अच्छे हो जाओगे, आप बुरे कर्म करोगे तो फंसे रहोगे इस माया जाल में। सही बात है। और लोग करते क्या है कि अच्छे कर्म है तो वो हमारी वजह से, और बुरे कर्म है तो भगवान ने ये गलत टाइम बस दिया यही है। थ्योरी है, इसी थ्योरी को मैं उल्टा बोलता हूँ। अच्छा हुआ तो देखिए क्या है, भगवान ने ही बुद्धि दी है, हमारे नवग्रह हमारे इस बॉडी में ही है, पूरा अंतरिक्ष पूरा स्पेस हमारी इस बॉडी में है, जी, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भगवान ने ही तो प्रदान किया है ना हमें। तो अब अच्छा कर रहे हैं हम इस शरीर से, तो वो भगवान करवा रहा है, हम नहीं कर रहे। सही बात है। जिस इंसान ने अपने मन की सुननी शुरू कर दी तो उसका उस दिन से बुरा समय शुरू हो जाता है। अच्छा, बिल्कुल, उसे हमेशा अपने दिल की और बुद्धि की सुननी चाहिए। तो इंसान क्या है, एक अच्छे रास्ते पे चलता रहता है। मन क्या है, मन तो स्वभाव से चंचल है, उसे तो हर जगह घुसना है उसे, ठीक है, उस जैसी गति किसी के पास नहीं है। तो ये क्या है, तो भगवान इसी चीज़ का एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि मन की मत सुन, अंतर आत्मा की सुन। अब इंसान इसे क्या करते हैं, कोरिलेट कर देते हैं मन से। नहीं, आत्मा मतलब हृदय स्थान। आत्मा वास कहाँ करती है, हृदय के पास, ठीक है। बॉडी में किसी भी पार्ट को अगर प्रॉब्लम हो जाए तो एक बार को उसका इलाज हो सकता है, बिना उस पार्ट के हम जी सकते हैं। अगर इंसान के दिल में ही कुछ हो जाए तो वो किसी काम का नहीं है। सही बात है। तो आत्मा कहाँ है, आत्मा दिल में बसती है। तो इसलिए भगवान की जो, अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो अपनी अंतर आत्मा से ले, इसको मन से ना जोड़े। मन तो हमेशा बहकाता है, और वहीं अगर कुंडली में चंद्रमा पे नेगेटिव इम्पैक्ट है तो इंसान का तो सोने पे सुगंध हो जाती है। तो वहीं नेगेटिव, वो उसका मन हमेशा नेगेटिव डिसीजन की ओर भागता है। अच्छा, तो सर रेमेडीज इनमें क्या रोल प्ले करती हैं? देखिए रेमेडीज़ क्या है, रेमेडीज़ एक ज़रिया है इंसान को भगवान से जोड़ने का, अच्छा, ठीक है। पर्टिकुलर अगर मैं किसी भी रेमेडी की बात करूं तो ऐसी इस संसार में कोई रेमेडी नहीं बनी जिसमें दान, मंत्र और सेवा ये ना हो, ऐसी कोई रेमेडी नहीं है। तो इससे इंसान को डायरेक्टली एक चीज़ सोचना चाहिए कि हमें भगवान से जुड़ना है, वही हमारी एक अच्छी राह है। रेमेडीज़ भी, और मैक्सिमम क्या है, देखिए आजकल क्या है, बहुत ज़्यादा जगह पे ना एक पॉइंट बहुत चल रहे हैं कि आप कौओं को जो है नॉनवेज खिलाओ, ये करो, ये बहुत सी रेमेडीज़ चल रही हैं। तो इस तरफ हमें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। एक तो ऑलरेडी हम किसी जीव के साथ अत्याचार कर रहे हैं, ऊपर से हम पक्षी को खिला रहे हैं, तो ये एक गलत चीज़ है, ये नहीं करना चाहिए। किसी की सेवा है। अच्छा, हम रेमेडीज़ कैसी देते हैं कि आप चल रहे हैं तो गौ सेवा करें, कोई आपको ज़रूरतमंद मिल रहा है उसकी सेवा करें, जो आपके आसपास नीडी हेल्पर्स हैं उनकी सेवा करें, अन्न दान करें। तो रेमेडीज़ तो ये होती हैं। किसी को मांस और ये खिलाने से कुछ नहीं होने वाला। ये सिर्फ आप अपने नेगेटिव कर्मों में, जिसका काम था उसने कर दिया, कसाई का काम था काटना, उसने काट दिया, ठीक है, वो कर्म वो भोगेगा। और आज के युग में देखिए ये सारे, मैं कहता हूँ कि पहले के टाइम पे इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, इतने अनाज अवेलेबल नहीं थे। जो लोग जंगली थे, आदि मानव थे, ठीक है, जंगलों में वास करते थे, उनके पास कोई ऑप्शन होता ही नहीं था आखेट करने के अलावा। जी, तो वो उनके लिए चीज़ें बनी थी, हम इंसान के लिए नहीं बनी। भगवान ने अब हमें अनाज भी दे रखे हैं, हर तरीके का स्वाद दे रखा है, तो भी आज इंसान उस तरफ भागता है। तो इंसान को इन चीज़ों से जो है बचना चाहिए। ऐसी कोई भी रेमेडी नहीं करनी चाहिए कि जिसमें किसी भी जीव की हानि हो रही हो। अगर हम कहते हैं कि भाई किसी की दशा में थोड़ी सी नेगेटिव इम्पैक्ट है, अगर हम कहते हैं तो हम ये कहते हैं कि स्ट्रीट डॉग्स को फीड करो, और ये नहीं कहते कि नॉनवेज खिलाओ, नहीं, हम नहीं कहते। हम कहते हैं आप दूध ब्रेड खिलाओ, बिस्किट्स खिलाओ, ऐसी चीज़ें दो, वेज में दो जो दे सकते हो आप, बिल्कुल सही। ठीक है। लोग बहुत से ऐसा है कि भाई रोटी नहीं खिलाना चाहिए, ये नहीं खिलाना चाहिए, तो चावल है, दही चावल दो, वो उनकी हेल्थ भी अच्छी रखेगा और आपका काम भी बनेगा। बिल्कुल सही। तो इंसान को ऐसी सेवा करनी चाहिए। रेमेडीज़ यही होती हैं, भगवान से जोड़ने की, किसी की सेवा के माध्यम से। बाकी रेमेडीज़ नहीं होती। रेमेडीज़ यही काम करती हैं जब हम अपने हमें बनाने वाले को पूजते हैं। देखिए हमेशा क्या होता है कि जो इंसान किसी राजा के करीब होता है ना, तो राजा उसके एक दो पाप जो है क्षमा कर देता है। सही बात है। तो इस संसार का राजा तो भगवान ही है।
जब हम उसके करीब पहुंचेंगे ना, तो एक आध वो हमारी छोटी सी जो गलतियां हुई होंगी या बड़े से बड़ा अपराध भी क्षमा कर देगा। तो सर आपके अकॉर्डिंगली क्या एस्ट्रोलॉजी सिर्फ प्रिडिक्शन का सिस्टम है, प्रिडिक्शन का टूल है, या फिर गाइडेंस मिलती है इससे? देखिए, ये प्रॉपर गाइडेंस है। एस्ट्रोलॉजी हमें हर चीज़ में हेल्प करती है, जी। पॉजिटिव जाने में, भगवान से जोड़ने में, दया धर्म सिखाने में एस्ट्रोलॉजी हमें हेल्प करती है। तो ये एक गाइडेंस टूल है, एज अ गाइडेंस समझे। एक ये हमारे रास्ते को क्लियर करती है। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाके उस चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं। वो आपको गाइड करेगा कि आपको किस डायरेक्शन में किस तरीके से काम करना चाहिए। बिल्कुल सही। तो सर बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करते, और जाते जाते आपकी क्या एक स्ट्रॉन्गेस्ट एडवाइस होगी जो हमारे लोगों के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए, ताकि वो भी अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में लेके जाएं? देखिए, सबसे अच्छी एडवाइस ये, एक तो इस संसार के जन्मदाता को कभी ना भूलें, पहली एडवाइस। सेकंड थिंग, किसी भी जीव की हानि से बचें। ओके। ठीक है, किसी भी जीव हत्या या जीव की हानि से बचना चाहिए, और अपने अंदर के लोभ को मारना चाहिए। ओके। ठीक है, लोभ करो, पर एक अच्छी डायरेक्शन का लोभ है ना, कि भाई मुझे अगर पैसा कमाना है तो अपने परिवार के लिए और ज़रूरतमंद के लिए, कि मेरे हाथ कभी भी रुके ना, इस इच्छा से कमाना है, सही बात। तो इंसान अवश्य तरक्की करेगा। ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके, और ऐसे ही हम इन स्पिरिचुअल साइंसेस के और इन डेप्थ सीक्रेट्स के बारे में आपसे चर्चा करते रहेंगे। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर अभी भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सजेशन आप हमें देना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम आगे आने वाली इन पॉडकास्ट सीरीज़ में उन क्वेश्चन को, उन सजेशन को ज़रूर कंसीडर कर पाएँ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम। जय सिया राम।